हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आज की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है रीतिकाल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या इनमें से कोई नहीं। यह सीरीज आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, आरपीएससी सभी जो परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और जो परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी प्रश्नों को एक ही क्लास में शामिल कर लिया गया है ताकि आपको जगह जगह ना देखना पड़े प्रश्नों को। तो इस दृष्टि से भी ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको क्लास ज़रूर देखनी चाहिए लास्ट तक। ये सही आंसर बताना है। सही आंसर है आचार्य शुक्ल का यह कथन है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। यह आचार्य शुक्ल ने कहा है। किसके बारे में? इनका मतलब गणानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कोटेशन दिया है। और इनकी भाषा क्या थी? ब्रिज भाषा थी। ब्रिज भाषा थी। आचार्य शुक्ल ने गणानंद के बारे में यह कोटेशन दी है और इनकी भाषा ब्रिज भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, गणानंद या आलम? किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? सही आंसर है ऑप्शन सी, गणानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो एक वेश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नर्तिका थी। गणानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग सबसे अधिक किया है अपनी कविता में और ये सुजान से प्रेम करते थे। याद रखना है, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नर्तिका थी सुजान। क्वेश्चन नंबर 3, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है? वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है गणानंद, रसलीन, आलम या पद्माकर? सही आंसर है ऑप्शन ए, गणानंद। वियोग श्रृंगार इनका प्रधान मुक्तक कवि है। ये वियोग श्रृंगार के लिए ये अत्यधिक प्रसिद्ध है। स्वच्छंद काव्यधारा के ये कवि हैं। स्वच्छंद काव्यधारा यानी कि रीतिमुक्त काव्यधारा के ये कवि है। वियोग श्रृंगार इनका अत्यधिक प्रसिद्ध है। याद रखना है, रसलीन रीतिबद्ध कवि है, आलम रीतिमुक्त कवि है और पद्माकर रीतिबद्ध कवि है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत पंक्ति किसकी है? आलम, द्विजदेव, गणानंद या बोधा? लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। सही आंसर है ऑप्शन सी, गणानंद की ये पंक्ति है और इन पंक्तियों में गणानंद अपनी पहचान सबसे अलग बता रहे हैं। गणानंद अपनी पहचान सबसे अलग बता रहे हैं इन पंक्तियों में। क्वेश्चन नंबर 5, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु समानप बांक नहीं पंक्ति किसकी है? मतीराम, देव, बिहारी या गणानंद? ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती रहती है। हर परीक्षा में ये पंक्तियाँ पूछी जाती है। टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, नेट हो गया, सब में ये पंक्ति पूछा जाता है। तो आपको ध्यान देना है, ऑप्शन डी गणानंद की ये पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुजान चरित्र के रचयिता है? गणानंद, बोधा, मतीराम, सूदन? सुजान चरित्र के रचयिता है, सुजान चरित्र के रचयिता हैं। गणानंद की है सुजान सागर। सुजान सागर। एक रचना है सुजान विलास। सुजान विलास बताना है कमेंट में कि ये किसकी रचना है। ये है सोमनाथ की रचना। तो कंफ्यूज नहीं होना है,
सुजान चरित्र के आपको बताना है। ऑप्शन डी सुदन की रचना है सुजान चरित्र। सुजान सागर गणानंद की रचना है और सुजान विलास सोमनाथ की रचना है। मतीराम की आपको पता ही है, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वर्त कौमुदी, ये मतीराम की रचनाएं हैं। बोधा की 2 रचनाएं मानी जाती है, वीरा वारिस और इश्कनामा, याद रखना है। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। मतीराम, सेनापति, बिहारी या वृंद कवि? मतीराम की है, आप सबको पता ही है, मतीराम सतसई। वृंद कवि की है वृंद सतसई। वृंद कवि ने इसमें नीति विषयक 700 दोहे लिखे हैं। 700 दोहे हैं नीति विषयक वृंद कवि के। बिहारी की पता ही है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई सही आंसर है ऑप्शन बी सेनापति, जिनकी रचनाएं हैं कवित रत्नाकर, जो कि रामकाव्य पर आधारित है। कवित रत्नाकर। आचार्य शुक्ल ने सेनापति और केशव को भक्तिकाल की समय सीमा में रखा है, याद रखना है। मतीराम की मतीराम सतसई, बिहारी की बिहारी सतसई, वृंद कवि की वृंद सतसई और वृंद कवि ने नीति विषयक 700 दोहे लिखे हैं। सेनापति की है कवित रत्नाकर, जो कि रामकाव्य पर आधारित है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्तिकाल की समय सीमा में भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार इन सब में। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? लक्षण ग्रंथों की रचना कौन सी काव्य धारा में की गई? रीतिबद्ध काव्य धारा में। रीतिबद्ध काव्य धारा है, उसमें लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। तो आपको बताना है, बिहारी रीतिबद्ध, भिखारीदास रीतिबद्ध कवि हैं, देव भी रीतिबद्ध कवि हैं, मतीराम रीतिबद्ध कवि हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी बिहारी, जिनकी रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई ये रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि, इन्हें लक्षण ग्रंथों की जानकारी थी पूरी, काव्य शास्त्र के नियमों की पूरी जानकारी थी, लक्षण ग्रंथों के नियमों की पूरी जानकारी थी। इन्होंने इनका अनुसरण किया है, लेकिन कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, दीर्घ उर्जत टूटत कुटुंब जूरत चतुर चितप्रीति कथन, यह कथन किसका है? बिहारी, तुलसी, जयसी या कबीर? दृग यानी कि आंखें, उर्जत यानी कि उलझती है, टूटत यानी कि टूटना, कुटुंब यानी कि परिवार, जुरत यानी कि जुड़ना, चतुर चितप्रीति यानी कि प्रेम। पंक्ति का अर्थ है कि आंखें उलझती है, परिवार टूट रहे हैं, लेकिन चतुरों के जो हृदय हैं वो प्रेम में जुड़ रहे हैं, चतुरों के हृदय। यह पंक्ति, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बिहारी का यह कथन है और पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं बताना है। आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सभी परीक्षाओं के प्रश्न एक ही क्लास में मिल जाएंगे, तो आपको अलग अलग एग्जाम पेपर देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे पेपर सम्मिलित हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, लेक्चरर, सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं हिंदी साहित्य के। तो इसी क्लास को पूरा देखना है, पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ज़रूर। सही आंसर है ऑप्शन सी 719। बिहारी सतसई में 700, एक सेकेंड, बिहारी सतसई में इसमें 713 से 719 दोहे आते हैं। कहीं कहीं आपको 713 मिलेंगे, इसमें कहीं 719 मिलेंगे। यह प्रश्न पीजीटी में पूछा गया है।
713 से 719 दोनों ऑप्शनों में एक आएगा। 713 आएगा तो 713 सही है, 719 आएंगे तो 719 सही है। इसमें 713 से 719 दोहे बिहारी सस्सी में माने गए हैं। इसमें भक्ति, नीति और संगारी से संबंधित दोहे हैं। संगार रस इसमें सबसे प्रधान है। बिहारी सस्सी में कौन सा रस प्रधान है? संगार रस प्रसिद्ध है बिहारी सस्सी का। और बिहारी इसके रचनाकार है। बिहारी सस्सी एकमात्र रचना के कारण हिंदी साहित्य में अमर हो गए थे। बिहारी याद रखना है। क्वेश्चन 11, सीखी लीनो मीन मरग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है। पंक्ति किसकी है? ठाकुर, बोधा, गणानंद या मतीराम? सीखी लीनो मीन मरग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठाकुर की यह पंक्तियां हैं। ठाकुर जो कि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, रीतिमुक्त काव्यधारा कवि हैं। और रीतिमुक्त कवियों ने ठाकुर ने इस पंक्ति में कवि क्रम पर व्यंग्य कसा है, कवि क्रम पर व्यंग्य कसा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12, असंगत बताना है। कुंदन को रंग फीको लगे मतीराम, यह प्रेम को पंथ कराल महा बोधा, होए मगरूर सो दूनी मगरूरी कीजे ठाकुर, मोटी बही चंडी बिन चोटी के चबाई भूषण। बताना है कि कौन से इनमें असंगत है। ये सारी पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है ये पंक्तियां, ध्यान देना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, होए मगरूर सो दूनी मगरूरी कीजे। यह ठाकुर की नहीं, यह बोधा की पंक्ति है, बोधा की पंक्तियां हैं ये। कुंदन को रंग फीको लगे यह मतीराम की है। यह प्रेम का पंथ कराल महा, यह बोधा की पंक्ति है। मोटी बही चंडी बिन चोटी के चबाई, यह पंक्तियां भूषण की है। होए मगरूर सो दूनी मगरूरी कीजे, यह भी बोधा की पंक्ति है। सही आंसर है ऑप्शन सी। असत्य बताना है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण, छत्र प्रकाश जीवन चरित, वीरा वारिस रीति स्वच्छंदवर्ती, काव्य निर्णय रस निरूपण। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक असंगत है, गलत है। शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। हमने पीछे की क्लास में ये पढ़ा है कि 105 अलंकारों के लक्षण और उदाहरण इसमें प्रस्तुत किए गए हैं शिवराज भूषण में, जो कि भूषण की रचना है, भूषण की रचना है। छत्र प्रकाश एक जीवन चरित्र है, सही है। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की रचना है, लाल कवि की रचना है, याद रखना है। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है, जीवन चरित्र है इसमें महाराजा छत्रसाल का। वीरय वारिस जो कि बोधा की रचना है, बोधा जो कि रीति मुक्त कवि है, रीति स्वच्छंदवर्ती कवि है। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। काव्य निर्णय रस निरूपण नहीं बल्कि सर्वांग विवेचन काव्य है, सर्वांग निरूपण काव्य है ये, याद रखना है। सर्वांग निरूपण काव्य निर्णय जो कि भिखारी दास की रचना है, भिखारी दास की रचना है। नेक्स्ट, गीति संग्रह के रचनाकार है सुरती मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद, श्रीपति। गीति संग्रह के रचनाकार है, सही आंसर बताना है। यह प्रश्न नेट 2016 में पूछा गया है। देख लो कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, कैसे 2016 में पूछा गया है नेट जेआरएफ की परीक्षा में। गीति संग्रह के रचनाकार है, सही आंसर है ऑप्शन बी, रसनिधि, जिनका मूल नाम पृथ्वी सिंह है, पृथ्वी सिंह इनका मूल नाम है। इनकी रचनाएं रतन हजारा, हिंडोला, सतसई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखना है। गीति संग्रह के रचनाकार है रसनिधि। असंगत बताना है। चिंतामणि रस रहस्य, मतीराम रसराज, भूषण शिवा पावनी,
रसलीन अंगदर्पण। आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है। रसलीन की रचना अंगदर्पण और एक रचना और है रस प्रबोध। ये दो रचनाएं रसलीन की मानी जाती है, ये सही है। भूषण की शिवा बावनी, शिवराज भूषण, जिसमें ये भूषण महाराजा शिवाजी के आश्रम में रहते थे और उन्होंने शिवाजी की वीरता और यश का वर्णन किया है। इसमें शिवा बावनी और शिवराज भूषण दोनों में शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ हमने अभी पढ़ा है। रस राज मतीराम की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। सही आंसर है ऑप्शन ए, चिंतामणि की रचना कविकुल काव्य कल्पद्रुम, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक, ये सभी रचनाएं चिंतामणि की है। रस रहस्य रचना कुलपति मिश्र की है। मतीराम की रसराज है। भूषण की शिवा बावनी, शिवराज भूषण, रसलीन की अंगदर्पण और रस प्रबोध याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे प्रश्न एक ही क्लास में मिलेंगे और वो भी चारों ऑप्शन व्याख्या सहित मिल रहे हैं, तो आपको इनका ये प्रैक्टिस सेट जरूर करना चाहिए ताकि आगे आने वाले सभी पेपर जो कि अब EMRS में हैं, TGT PGT के कितने फॉर्म खुले हुए हैं, नेट JRF के हैं, तो उनमें सभी में ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। असंगत बताना है। इस्कनामा बोधा की रचना है। राधा सुधा शतक हट्टीजी, सुजान चरित्र सोमनाथ, ठाकुर ठसक ठाकुर। आपको बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। इस्कनामा बोधा की रचना है और एक रचना और है बोधा की, वीर है वारिस। राधा सुधा शतक हट्टीजी की रचना है। ठाकुर ठसक ठाकुर की रचना है। इनकी एक रचना और है ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक, ये ठाकुर की रचनाएं हैं। सुजान चरित्र सोमनाथ की नहीं बल्कि सूदन की रचना है। सूदन की रचना है सुजान चरित्र। सोमनाथ की रचना है सुजान विलास। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सोमनाथ की रचना सुजान विलास है, सुजान चरित्र सूदन की रचना है और सुजान सागर घनानंद की रचना है। बाकी इस्कनामा और वीरवारिस बोधा की, राधा सुधा शतक हट्टीजी की, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक ये ठाकुर की रचनाएं हैं। रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है? अंतिम कवि कौन है रीतिकाल के? बोधा, ठाकुर, आलम या ग्वाल? रीतिकाल के अंतिम कवि पूछा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। रीतिबद्ध कवि है ये, रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। बोधा, ठाकुर, आलम ये सारे तीनों रीति मुक्त कवि हैं। एक सेकंड, ये तीनों रीति मुक्त कवि है। ग्वाल रीतिबद्ध कवि है और ग्वाल रीतिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। जबकि प्रथम कवि श्याम सुंदर दास और नगेंद्र ने केशव को माना है, जबकि आचार्य शुक्ल ने प्रथम कवि चिंतामणि को माना है। याद रखना है ये भी। घनानंद की काव्य रचनाओं में स्थूलता के स्थान पर है। घनानंद की जो काव्य रचनाएं हैं उनमें स्थूलता के स्थान पर है। ब्रह्म प्रकृति, आंतरिक प्रकृति, स्वच्छंद प्रकृति या सौंदर्य चित्रण? सही आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद की काव्य रचनाओं में स्थूलता के स्थान पर आंतरिक प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है। आंतरिक प्रवृत्ति को स्थान दिया गया है, आंतरिक प्रकृति को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? आचार्य शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या त्रिलोचन? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया, सबको पता ही है। अगर पीछे की क्लास आपने पढ़ी है तो आप इस प्रश्न को आराम से कर दोगे, क्योंकि हमने ये तीनों
आचार्यों को पढ़ा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। श्रृंगार काल कहा है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल कहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। याद रखना है, ये चारों पूछे जाते हैं क्योंकि रीतिकाल पे अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग नामकरण किया है और हर परीक्षा में किसी न किसी विद्वान को पूछा जाता है कि रीतिकाल का नामकरण क्या है। यह अपने आंसुओं से रो रहे थे, किराए के आंसुओं से नहीं, यह कथन किसका है? यह कौन है, यहाँ पे आपको बताना है। यह घनानंद के लिए यह कहा गया है कि घनानंद अपने आंसुओं से रो रहे थे, किराए के आंसुओं से नहीं। यह कोटेशन किसका है? घनानंद का वियोग वर्णन अत्यधिक प्रसिद्ध है। वियोग वर्णन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है ये। आचार्य सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन है कि यह अपने आंसुओं से रो रहे थे, किराए के आंसुओं से नहीं। और इन्होंने यह भी कहा है कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, कि जो भी प्रसिद्धि मिली है घनानंद को वो विरह वियोग वर्णन के कारण ही मिली है और विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। यह रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि ये अपने आंसुओं से रो रहे थे, किराए के आंसुओं से नहीं। बिहारी ने आचार्य क्रम से दूर रहकर जो सत्सई रची, उसमें रीतियाँ स्वतः सिद्ध होती चली गई, इसलिए ये रीति सिद्ध कवि हैं। यह कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सारे कोटेशन ध्यान से देखना है, ये सारे कोटेशन इंपॉर्टेंट हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है कि बिहारी ने आचार्य क्रम से दूर रहकर जो सत्सई रची है, उसमें रीतियाँ स्वतः ही सिद्ध चली होती गई। ये रीति सिद्ध कवि हैं, इसलिए बिहारी एकमात्र ऐसे कवि है, बिहारी एक कवि है जिन्होंने बिहारी सत्सई एकमात्र रचना लिखकर प्रसिद्ध हो गए थे, हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए थे। रीतिमुक्त काव्य की कौन सी विशेषता है? रीतिमुक्त काव्य की कौन सी विशेषता है? स्वच्छंद कवि, मुक्तक शैली का प्रयोग, भाव के अनुकूल अलंकरण का प्राधान्य या ये सभी? रीतिमुक्त काव्य की विशेषताएं। रीतिमुक्त काव्य कौन सा काव्य है? जिन्होंने स्वच्छंद होकर अपने प्रेम का वर्णन किया है, स्वच्छंद होकर मुक्तक काव्य लिखा है। इन्होंने ना तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और ना ही इन्हें लक्षण ग्रंथों की जानकारी थी। विशेषता कौन सी है? स्वच्छंद कवि, रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं, मुक्तक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है, भाव के अनुकूल उन्होंने अपने हृदय या अलंकरण का प्राधान्य किया है। ऑप्शन डी, ये सभी रीतिमुक्त काव्य की विशेषताएं हैं। ये बहुत ही सच्चे उमंग के कवि थे। ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पूछा है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये बहुत ही सच्चे उमंग के कवि थे। ठाकुर, बोधा, आलम या घनानंद? बोधा की एक पंक्ति हमने पीछे पढ़ी है कि प्रेम को पंथ कराल महा। प्रेम के पंथ को कठिन कहा है उन्होंने। एक सेकंड, बोधा ने प्रेम के पंथ को कठिन कहा है। प्रेम के पथ को कठिन कहा है, प्रेम को पंथ कराल महा, यह उनकी पंक्ति है। घनानंद प्रेम की पीड़ा के कवि हैं, प्रेम की पीर के कवि हैं, ये आपको पता ही है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठाकुर की ये पंक्तियां हैं। ये ठाकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है कि ये बहुत ही सच्चे उमंग के कवि थे। और यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का यह कोटेशन है। आचार्य शुक्ल ने यह ठाकुर के लिए कहा है कि ये बहुत ही सच्चे उमंग के कवि थे। याद रखना है, एक एक प्रश्न में हम पूरी व्याख्याएं कर रहे हैं चारों ऑप्शन को। आपका जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो पूरा साथ के साथ क्लियर होता जा रहा है। क्वेश्चन 24, भक्ति काल व रीति काल का समन्वय कवि किसे माना जाता है? भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कवि किसे माना जाता है? श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, केशव दास या चिंतामणि? सही आंसर है ऑप्शन बी,
जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल व रीति काल का समन्वय कवि कहा जाता है। इनकी एक रचना उद्धव शतक अत्यधिक प्रसिद्ध रचना है इनकी। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है? रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है? आचार्य वामन, आचार्य भामह, आचार्य क्षेमेंद्र या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए आचार्य वामन, जिसे रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। रीति संप्रदाय प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य भामह जिनका अलंकार संप्रदाय है। आचार्य क्षेमेंद्र जिनका औचित्य संप्रदाय है। याद रखना है, काव्य शास्त्र में ये सब पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन 26, रीतिकाल का उल्लेख आचार्य शुक्ल से पूर्व किस विद्वान ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रीतिकाल का उल्लेख आचार्य शुक्ल ने तो रीतिकाल नाम इसको दिया है, लेकिन उनसे पहले भी रीतिकाल नाम या रीतिकाल का उल्लेख किसने किया है? ग्रीशन, शिवसिंह सेंगर, कर्नल टोड या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए गिरिसेन। गिरिसेन ने आचार्य शुक्ल से पहले इसे रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा और इन्हीं से प्रभावित होकर फिर आचार्य शुक्ल ने इसका नाम रीतिकाल रखा है। याद रखना है। उत्तर मध्यकाल का रीतिकाल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया है, लेकिन उनसे पहले जॉर्ज गिरिसन ने रीतिकाल को या उत्तर मध्यकाल को रीतिकाव्य कहा है। कविकुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? कविकुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन या लक्ष्य ग्रंथ? कविकुल कंठाभरण किसकी रचना है? दूल्हा कवि की रचना है। दूल्हा कवि की रचना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कविकुल कंठाभरण अलंकार विवेचन ग्रंथ है। कविकुल काव्यकुलपद्रुम चिंतामणि की रचना है। याद रखना है। पद्माकर का कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों में बहुत समय तक चर्चित रहा? पद्माकर का कौन सा ग्रंथ है जो काव्य रसिकों में बहुत समय तक चर्चित रहा? पद्माभरण, हिम्मत बहादुर वृत्तावली, जगत विनोद या अलंकार पंचाशिका? आपको बताना है। पद्माभरण जो कि अलंकार ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है। हिम्मत बहादुर वृत्तावली, पद्माभरण। सही आंसर है ऑप्शन सी जगत विनोद। जगत विनोद ऐसी रचना है, पद्माकर का ऐसा ग्रंथ है जो काव्य रसिकों में बहुत समय तक चर्चित रहा, क्योंकि इसी रचना के कारण प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। किसने? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने। किसको? पद्माकर को। किस रचना के ऊपर? जगत विनोद रचना के ऊपर। याद रखना है। निम्न में से कौन सी बिहारी सस्से की टीका नहीं है? बिहारी सस्से की टीका नहीं है। बिहारी सस्से पर अब तक लगभग 50 से अधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है जो बिहारी सस्से की टीका नहीं है। हरिप्रकाश टीका, लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर या सुबोधार्थ सरिका? सुबोधार्थ सारिका है ये। हरिप्रकाश टीका जो कि हरिचरण दास की है, हरिचरण दास की है। लाल चंद्रिका जो कि लल्लूलाल की है, लल्लूलाल की है। खड़ी बोली की में है ये, खड़ी बोली। बिहारी रत्नाकर जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। सबसे प्रमाणिक टीका मानी जाती है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। बिहारी रत्नाकर के नाम से जो टीका उन्होंने लिखी वो सबसे प्रमाणिक टीका मानी जाती है। लाल चंद्रिका लल्लूलाल की टीका है। हरिप्रकाश टीका हरिचरण दास की टीका है। सही आंसर है ऑप्शन डी बिहारी सस्से की सुबोधार्थ सारिका के नाम से कोई टीका नहीं है। याद रखना है।
देव ने किस नए संचारी भावना की उद्भावना की है? देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? हरीश, गलानी, अवहित्या या छल? आपको बताना है कि देव ने इनमें से कौन सा संचारी भाव है जिसका उद्भावना की है। सही आंसर है ऑप्शन डी, छल नामक संचारी भाव की उद्भावना देव ने की है। विद्वानों ने इसे अवहित्या के समान ही माना है। विद्वानों ने इसे अवहित्या के समान ही माना है। अवहित्या इसके समान ही माना है विद्वानों ने इन्हें, इसलिए उन्होंने छल नामक इसको नहीं माना, क्योंकि इन्होंने माना है कि यह संचारी भाव अवहित्या संचारी भाव है, उसके समान ही है। लेकिन देव ने छल नाम से एक नया 34वां संचारी भाव माना है। कौन सा? 34वां संचारी भाव माना है देव ने। ठीक है, नेक्स्ट। रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल किसे मानते हैं? रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल किसे मानते हैं? पद्माकर, द्विजदेव, सेनापति या ग्वाल? रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि पूछा है। अंतिम श्रृंगारी कवि, अंतिम कवि किसे माना गया है? ग्वाल को माना गया है रीतिकाल का। यहाँ पे पूछा है कि रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल ने किसे माना है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विजदेव को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतिम श्रृंगारी कवि माना है। पद्माकर को लक्षण ग्रंथों के प्रसिद्ध अंतिम कवि माना जाता है। पद्माकर को लक्षण ग्रंथों का अंतिम प्रसिद्ध कवि माना जाता है। सेनापति की रचना है कविता रत्नाकर, जो कि राम काव्य पर आधारित है। द्विजदेव को आचार्य शुक्ल ने अंतिम श्रृंगारी कवि माना है, याद रखना है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। क्लास अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में जो भी हिंदी साहित्य से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, थैंक यू।